हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम, जैसा कि मैंने कहा था, एमसीक्यूज हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम और एसिड एंड बेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, हम वो इसमें सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न और पेपर के लेवल को देखते हुए इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लगभग 41 क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। इसमें आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शंस दिए हुए। इसमें आपको बताना है, अगर आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में वहाँ पे होता क्या है, प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद जो है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, जो रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद किस तरह से फॉर्म होते हैं। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होती है, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली ईजिली बना लेंगे। तो वन बाय वन आप ऑप्शंस को देखते जाइए तो आपको ये क्वेश्चन जो है ईजिली बन जाएगा। इसमें कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। ये ऐसा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उनका क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंज आता है। तो ये सही कहा गया है। ब्रेकिंग द ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। तो जैसा कि मैंने पढ़ाया हुआ है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और उसमें क्या होता है कि अलग बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये भी सही है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप अगर मेरा केमिकल रिएक्शन वाला आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है कि वहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो क्या होता है, उनका रीअरेंजमेंट होता है। कोई भी उसमें नया मतलब कि नया एटम फॉर्म नहीं होता, उसमें कुछ भी नया चीज़ फॉर्म नहीं होता है। जो पहले से है वही क्या होता है, रीअरेंज होता है केमिकल रिएक्शन में। तो ये भी सही है। उसके बाद कहा गया चेंजिंग ऑफ द एटम, ये गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोई भी चेंजिंग ऑफ द एटम ऑफ ऑन वन एलिमेंट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। जो पहले से एटम प्रेजेंट है उन्हीं का रीअरेंजमेंट होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। मतलब इसमें आपको जितना भी ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, इसमें बोला गया है किस में जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन भी ईजिली बना लेंगे। तो आप वन बाय वन ऑप्शंस को देखिए तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें बोला गया है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। दूसरा बोला गया है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। उसके बाद बोला गया है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, रेपनिंग ऑफ बनाना। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए, इसका भी आंसर आप इजीली दे सकते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है कि जिसमें कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता। फिजिकल चेंज क्या होता है कि सिर्फ उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई पेपर है उसको मैं क्या कर दे रही हूँ, मान लीजिए कोई पेपर है उसको मैं पूरी तरह से क्रश कर दे रही हूँ, उसको क्या कर दे रही हूँ, पूरी तरह से क्रश कर दे रही हूँ। तो क्या हो रहा है, इसका सिर्फ शेप चेंज हो रहा है। जैसे पहले वो पूरा स्क्वायर था, उसको मैंने क्या किया, ऐसे पूरा क्रश करके उसको एक साथ ऐसे कर दिया। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। लेकिन अगर उसी पेपर को मैं क्या करूँ, जला दूँ, बर्न कर दूँ और वो ऐश बन जाए, मतलब राख बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। इसको मैं वापस से पेपर नहीं बना सकती। तो ये होता है केमिकल चेंज। तो इसको आप देखिए ऑप्शन में, चारों ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। क्योंकि क्या होता है, अगर एक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा कि अगर आप जो वैक्स होता है मोमबत्ती में, जो ये वाइट उसका वैक्स होता है, अगर आप उसको मेल्ट करेंगे तो उसको वापस से आप, अगर वापस से उसको आप सॉलिडिफाई करेंगे तो वो आपको वैक्स जो है वापस से मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। जब आपसे करेक्ट आंसर निकल जाएगा तो आप सही आंसर यहाँ पे वापस से प्ले करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिया है के की वैल्यू दी है और आपको रिएक्शन दिया। यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या दी हुई है, NO प्लस O3। उसके बाद यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होगा। उसके बाद यहाँ पे NO2 प्लस O2। ये आपको गैसियस रिएक्शन दी हुई है और आपसे पूछा है बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो रही है, मतलब कि अग्र एवं पश्चिमगामी
अभिक्रिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। अब उसके बाद आपसे पूछा गया है केसी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, अगर आपसे रिवर्स रिएक्शन का पूछा है, मतलब कि पश्चगामी अभिक्रिया का पूछा है, तो आप कैसे बताएंगे इसका आंसर। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। आपको यहाँ पे के की वैल्यू दी हुई है 6.3 इंटू 10⁻14, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 1/6.3 इंटू 10⁻14। तो ठीक है, तो इतना इजी जो इक्वेशन है इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करिए, इस तरह से वैल्यू रख देंगे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कितना आ रहा है इसका सॉल्यूशन, 1.59 इंटू 10⁻−15। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या है कि P की वैल्यू दी है, Kp की वैल्यू। Kp क्या होता है कि ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन ये प्रेशर के टर्म पे है। तो ये आपको दिया है 2 इंटू 10⁻10। आपको यहाँ पे फिर रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन दी हुई है और आपको यहाँ पे Kc पूछा है। तो मैंने आपको Kc एंड Kp के बीच का रिलेशन जो पढ़ाया था, अगर आपको वो रिलेशन याद है तो आप ये ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा। इसके लिए आपको मेनली Kp और Kc के बीच जो रिलेशन होता है वो आपको याद रहना चाहिए। ये मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि Kp इज इक्वल्स टू Kc RT, इनके पावर में होता है डेल्टा Ng। तो यहाँ पे आपको Kp की वैल्यू दी हुई है और आपको ये सारी चीज़ें भी पता होती है। तो यहाँ पे इस तरह से आप Kc फाइंड आउट कर लेंगे। आप क्या करेंगे कि जो पूरा टर्म है इसको यहाँ पे नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, सारी चीज़ें आपको गिवन है, आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन भी काफ़ी इजी है, तो आप ये इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप Kp जो है, Kp आपको 2 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है। उसके बाद R की वैल्यू है जो आपको याद रखनी पड़ती है 0.083, तो ये भी आप इससे रख लेंगे। टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है। बात रही यहाँ पे डेल्टा Ng की, तो ये भी मैंने बताया था कि इसे आप कैसे निकाल सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है 2SO3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे 2SO3 है तो 2 हो जाएगा। अब माइनस क्या करते हैं हम यहाँ पर रिएक्टेंट के का ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या है O2 के आगे 1 है और इस SO2 के आगे 2 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 से इसे माइनस कर दीजिए। प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट का माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आ गया -1। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की पावर आप लगा दीजिए कि यहाँ पे -1 लगा दीजिए। तो इस तरह से आप फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो डेल्टा Ng लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ये -1 जो है वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। मतलब कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, कौन सा जो लॉ है वो हमें सेटिस्फाई करना रहता है। सेटिस्फाई मतलब कि संतुष्ट करना। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रखते हैं। क्यों बैलेंस रखते हैं, क्योंकि रिएक्शन के पहले यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में भी उसका जो मास होता है वो सेम होता है। ठीक है, ये इसके लिए ज़रूरी होता है। अब काफ़ी लोगों को हो सकता है कि मास पता नहीं होगा कि क्या होता है। तो मास क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसमें कितना वहाँ पे मैटर है। अब मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। और जो मैटर होता है वही क्या करता है, मास जो है वो बनाता है। किसी भी सब्सटेंस में हम देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, तो वो होता है मास। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास जो ये लॉ है वो सेटिस्फाई हो सके, वो संतुष्ट हो सके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर अगेन न्यूमेरिकल है। इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको जो है कंसनट्रेशन दी हुई है तीनों की, N2, H3 और NH3 की। और यहाँ पे आपको जो है K की वैल्यू भी दी हुई है कि K की वैल्यू यहाँ पे कितना है, Kc की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻²। अब आपको यहाँ पे मतलब कि बताना है कि जो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी यानी अग्र दिशा में होगी, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी मतलब कि पश्चिगामी दिशा में होगी। तो ये आपको बताना है यहाँ पे यस और नो। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे हमें रिएक्शन दी हुई है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्वोशिएंट निकालना पड़ेगा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, रिएक्शन भागफल कहते हैं आई थिंक। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसे मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है।
तो इस तरह से आप करेंगे और आपको क्या करना है, सिमिलरली जैसे केसी के लिए लिखते हैं, ऊपर में क्या करेंगे ये NH3 और इसकी पावर में आप यहाँ 2 लिख देंगे, उसके बाद N2 एंड S2 जो हो जाएगा नीचे होगा। अब आप क्या करिए, जो आपको क्वेश्चंस में दिए हुए हैं आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू, आप क्या करेंगे सब वो यहाँ पे रख देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो QC की वैल्यू है वो यहाँ पे आपकी निकल गई। तो अब QC की वैल्यू निकल जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जो KC की वैल्यू दी हुई है ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर ये बराबर हो जाती है तो क्या हो जाता है, रिएक्शन हमारे इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर साम्यावस्था में है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं है। अब आप बताएंगे कि रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे QC जो है वो बड़ा है, QC बड़ा है, इट मीन्स KC से बड़ा है यहाँ पे। तो QC जब बड़ा कब होगा, जब इसका जो ऊपर में का डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, बड़ा होगा। अगर NH3 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा तब यहाँ पे क्या होगा कि QC जो है ज़्यादा होगा। तो NH3 अगर ज़्यादा है, अगर NH3 ज़्यादा है तो क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। आई होप आप लोग को ये इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा, आपको कुछ भी अगर मेरे लेक्चर में नहीं समझ आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जो है उससे अपना डाउट जो होता है आप लिख दिया करिए। मैं जब भी कमेंट्स से मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ तो मैं आप लोग का आंसर जो है वो कर दिया करूँगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, मतलब जो लोहे में जो जंग लगता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन किस तरह का होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको आंसर बताना है। अगर आपने कोरूजन चैप्टर पढ़ा है, अगर मेरा कोरूजन वाला लेक्चर देखा है तो आप ये आंसर जो है इजीली दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण एंड अपचयन। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं पता और या फिर काफ़ी लोगों को पता भी होगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिमिलरली रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें एक तरह से और इसे डिफाइन करते हैं एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से दोनों का डेफिनेशन होता है। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आपको सिमिलरली याद हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीडेशन आपको याद है तो रिडक्शन में जस्ट आप इसका अपोजिट कर देंगे, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप इसको दोनों को याद रख सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दो डिफरेंट रिएक्टेंट मिलकर जब एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई कंपाउंड, मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, मान लीजिए Fe वगैरह या फिर कुछ उससे ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा, Cu को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे CuSO4 है तो FeSO4 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो किसी भी कंपाउंड से उसका जो मेन एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस करना, इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सा इसमें से गैस है जिसका हम लंबे समय तक वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, नाइट्रोजन गैस। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड मेटल X इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल ट्रैक्स। ये क्या है, एप्लीकेशन से पूछा गया है कि मतलब जो केमिकल रिएक्शन का एप्लीकेशन होता है उनका यूजेस होता है, उससे पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि वेल्डिंग में कौन सा यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम डस्ट इज़ यूज्ड। इस जो आयरन ऑक्साइड होता है और एल्यूमिनियम डस्ट होता है, इनके बीच का जो रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका वेल्डिंग में यूज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन द Kc एंड Kp वैल्यू सेम, मतलब किसमें Kc और Kp वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। तो मैंने ये इस टाइप का भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सॉल्व करवाया था, तो इसका आंसर भी आप लोग इजीली दे देंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जैसे Kp और Kc में
की वैल्यू कब सेम होगी, जब डेल्टा एन जी जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसे ईजिली निकाल लेंगे। वन बाय वन एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका 1, इसका 1 और इसका 1, तो आप क्या करेंगे 2 माइनस 1, तो इसका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट कोई ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, तो ये यहाँ पे भी क्या आ जा रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे CO वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 1 माइनस 3, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 आ जा रहा है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, आपको जो भी प्रोडक्ट साइड का जो भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे ऐड करना है और माइनस कर देना है रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होती है उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसे कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्डिंग एक्शन रिएक्शन, मतलब कि जो रिएक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन की, तो उसी का रेट कहते हैं द रेट ऑफ फॉरवर्डिंग रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द केसेस ऑफ गैसेस केसी इज रिप्लेस्ड बाय, ये अगेन इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केपी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ केसी इज स्मॉल इज़ वेरी स्मॉल देन, तो रिएक्शन कैसी होगी, मतलब रिएक्शन ये 4 ऑप्शंस आपको दिए, तो इसमें आपको ऑप्शन जो है वो चेक करना है। अगर केसी की वैल्यू काफ़ी छोटी है, केसी की वैल्यू कब छोटी होगी, यहाँ पे मान लीजिए आपको प्रोडक्ट होता है और नीचे में क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंट की वैल्यू दी होगी, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर केसी की वैल्यू छोटी आ रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये जो वैल्यू है ये छोटी आ रही है केसी की। तो अगर यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रिएक्शन इज एट स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है। अभी क्या है, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट में। अगर आप ये चारों ऑप्शंस देखते हैं तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड क्विकली बाय एडिशन ऑफ, इसमें से हम क्या चीज़ ऐड करेंगे जिससे कि जो इक्विलिब्रियम है यानी कि साम्य व्यवस्था है तो वो क्या होगी कि जल्दी आ जाएगी, जल्दी अचीव हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है और जो इक्विलिब्रियम है उसे जल्दी उस स्टेट पे पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैटलिस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कंजुगेट बेस ऑफ, यहाँ से क्या होगा एसिड एंड बेस के क्वेश्चन है, तो इसे आप नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करिए। इसमें बोला गया कंजुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड, तो मैंने बताया था अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पे आपको वीक एसिड की बात कही गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग, इसका कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड अपॉन, मतलब एसिड या अम्ल की जो स्ट्रेंथ होती है, क्षमता होती है, वो किस फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंड टू विच द एसिड आयोनाइजेस, मतलब कि जैसे कि हमने एसिड एंड बेस का जो पढ़ा हुआ है डेफिनेशन, तो आप उसे एक बार फिर से रिकॉल करिए। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH होता है, तो वो क्या करता है कि आयोनाइज होके एसीटेट आयन, मतलब कि CH3COO और H+ में जो है वो आयोनाइज होता है। तो मतलब कि जो एसिड जल्दी H+ दे देगा या H+ जल्दी रिलीज कर देगा, जल्दी आयोनाइज हो जाएगा, तो वो एसिड होता है उतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंड टू विच द एसिड आयोनाइजेशन, मतलब कि जितना जल्दी जो एसिड है वो आयोनाइज होगा तो उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स H+ इज बेस फेवर्स द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा गया था कि जो H+ को एक्सेप्ट करेगा तो वो एक बेस है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है
लॉरी, ये जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग ये होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको याद रखना है कि अर्हेनियस वाले में क्या है, यहाँ पे वाटर बोला है कि जो वाटर में जाकर H+ देगा। तो ठीक है, वाटर वर्ड का जहाँ पे जिक्र होगा वहाँ पे अर्हेनियस होगा। लेविस में क्या है, लेविस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की गई है, वहाँ पे H+ की बात नहीं की गई है। तो इसका आंसर डायरेक्ट ये हो जाएगा लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो ये आपको ईजिली जो है वो बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 है, इसमें आपको पहचाना है, इसमें काफ़ी लोग को डाउट होता है लेविस एसिड और लेविस बेस में। एक किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था, वो क्वेश्चन को भी मैंने लास्ट में लिया है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि लेविस एसिड और लेविस बेस को किस तरह से पहचाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से आप समझिए। लेविस एसिड वो होता है, वो कंपाउंड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। तो इसके लिए जस्ट अगर आपको सबका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन याद है कि किसके में कितना चार्ज होता है, किसके सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है। अब जैसे इसमें मैंने बता दिया कि क्या होता है कि जो एक्सेप्ट करे, तो एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास खाली ऑर्बिटल होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो आप यहाँ 1 बाय 1 ऑप्शंस को जो है वो चेक करते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए, फ्लोरीन में क्या है 1-, इसके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन जो है इसे चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए। तो इसके पास क्या है एक्स्ट्रा लोन पेयर्स है, ये किसी को भी क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर जो है वो दे सकता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये लेविस बेस हो जाएगा। जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लेविस बेस है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन H2O, तो ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, इसका ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके पास क्या है कि 1 2 3 4, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास बाकी 2 लोन पेयर इसके पास अभी भी हैं। ये इन्हें क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए ये हो जाएगा लेविस बेस। उसके बाद देखिए NH3 एंड नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में। तो ये क्या कर रहा है, 3 से बॉन्डिंग कर ले रहा है, लेकिन अभी भी इसके पास क्या है, 2 जो है बाकी है। तो इस वजह से क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा लेविस बेस। लेविस बेस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लेविस एसिड वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो यहाँ पे अब जब आप AlCl3 को देखेंगे, एल्यूमिनियम के पास क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे आपने चार्ज भी देखा होगा एल्यूमिनियम का 3+ होता है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों से इसने क्लोरीन से बॉन्डिंग कर ली। अब क्या है, इसके पास और कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनफैक्ट इसे 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा लेविस एसिड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस। अब यहाँ पे आपको दिया है BCl3, BF3, SaF4। तो यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे किसी के पास भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास ही क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये हो जाएगा लेविस बेस। यहाँ पे अगर आप BCl3 और BF3 को देखें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो 2 and 3, तो 3 इसके आउटर शेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन से तीनों से इसने क्या की, Cl3 से बॉन्डिंग कर ली। अब क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इस वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये भी एसिड हो जाएगा। BF3 में भी वही सेम रीज़न है। उसके बाद SiF4 में क्या होता है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर, इनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन से इसने क्या किया, फ्लोरीन से बॉन्डिंग कर ली। अब इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि ये डोनेट कर सके, तो इस वजह से ये भी जो है लेविस एसिड है, लेविस बेस नहीं है। इसलिए अब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी की इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इसमें से कौन सा है जो कि बेस नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि KOH, NH3, PH3 ये सारे क्या हैं, बेस हैं, लेकिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BF3, क्योंकि ये एक लेविस एसिड है। BF3 इज द राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको कॉन्जुगेट एसिड बताना है HPO4 का। तो आपको कॉन्जुगेट एसिड जब भी बताना हो तो आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन वहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2PO4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें कि एसिड, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को
मतलब आगे पीछे करके यहाँ पे आपसे दिया गया है। तो आपको जब भी ऐसे इस टाइप के ऑप्शंस दिए तो रहे, तो अगर मैंने बताया था 3 एसिड जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन है तो वो तो आपको सीधा सीधा मतलब आपको समझ जाना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शंस जो है वो ऐसे ही कट हो जाते हैं कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, इसलिए आपका ये तो सिलेक्ट हो गया कि ये या ये में से आपका राइट आंसर बी या सी में से। अब आपको एसिटिक एसिड एंड वाटर में सेलेक्ट करना है कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एसिटिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टोमेटो इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, मतलब कि टोमेटो में कौन सा एसिड जो है पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह और भी कई एसिड के पूछे जाते हैं, जैसे अगर एसिटिक एसिड का पूछा जाए तो विनेगर काफ़ी कॉमन है कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सारे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टाइटेरिक एसिड होता है, वो टैमरिंड या हिंदी में कहते हैं इमली, तो इसमें पाया जाता है टाइटेरिक एसिड। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन जो है वो होते हैं, लेकिन आपको मेनली ये टोमेटो हो गया, विनेगर हो गया, ये सारे का आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, किसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये होता है सोडियम क्लोराइड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखिए एल्कलीज क्या होता है, एल्कलीज ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये एक तरह से बेस होता है विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, एसिड के लिए कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो ट्रू है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोर एंड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है और उसके बाद इसका कलर जो होता है वो ब्लू से रेड चेंज होता है। अगर आप भी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एसिड और बेस कौन सा कलर किस कलर में चेंज करते हैं, तो हो सकता है आपके भी स्कूल में आपको ये चीज़ बताया गया हो 7th-8th में कि जैसे एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो जैसे ये एक किसी का नाम है मान लीजिए अनिल करके, तो अ से क्या हो जाएगा अम्ल, नी से क्या हो जाएगा नीला और ल से हो जाएगा लाल। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि अम्ल जो होता है, एसिड होता है, वो नीले को लाल में चेंज करता है, मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। तो ये आपको याद रहेगा, अगर आपको एसिड का याद रहेगा तो आप बेस का भी जो है वो आप इजीली बता लेंगे। तो आप इस अनिल नाम से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज, मतलब ये जो सॉल्ट है कैल्शियम फॉस्फेट, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है बेसिक होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जैसे आपको कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है तो आप उसका नेचर किस तरह से पहचानेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। अब जैसे कि यहाँ पे ही आपको दिया हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, CaOH ट्वाइस ये हो जाता है, बेस हो जाता है, और इसके बाद फॉस्फेट से क्या हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये इन दोनों में क्या है, ये वीक एसिड है और ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर जैसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप इसका नेचर बता देंगे कि ये बेसिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ, मतलब कि इसमें आपको बोला गया है कि ये बेसिक सॉल्ट है, तो इसका रीज़न क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया कि जो स्ट्रॉन्ग है तो वो यहाँ पे हो जाएगा बेसिक सॉल्ट है, इसमें इसका जो स्पेस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए या डी में से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। अगर आप किसी एसिड एंड बेस को एक सॉल्यूशन मतलब एक टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो होगी। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताना है और ऑप्शन नंबर 4 तो वो करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप किसी एसिड एंड बेस को मिलाते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो बनता है। मतलब आप किसी अम्ल एवं क्षार को वहाँ पे मिलाते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वहाँ पे होती है। तो इसका आंसर 4 तो यहाँ पे होगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में सिर्फ डी दिया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए जब भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट जो है जनरेट हो, हीट जो है वो बाहर निकले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस इज डिफाइंड एज, मतलब जो ये थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, लेविस बेस होता है, लॉरी बेस होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, H3PO4 प्लस HCO3, यहाँ पे आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है और इसमें पूछा गया है दो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं और पूछा गया है किसका कॉन्जुगेट HCO3 इज़। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो अगर आप देखेंगे आपको एसिड में पता है कि आपको एक H जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, तो अगर आप कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा H2CO3। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, एसिड। यहाँ पे हम वन बाय वन ऑप्शंस को चेक करते हैं, इससे क्या हो जाएगा आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक बेस रखते हैं तब आपको क्या, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे H2CO3 कहा गया है और यहाँ पे PO4 लिखा गया है। अब इसके अगर बाद आप ये दोनों ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया है, अगर एसिड बोला गया है तो एसिड में यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन जो है वो बढ़ना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बेस, बेस अगर आप यहाँ पे बोलेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे CO3 होना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए इसका एक ही आंसर सही है, एसिड एंड H2CO3, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे अगेन कॉन्जुगेट बेस का क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्जुगेट बेस अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि एक जो हाइड्रोजन है वो आपको कम कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए H2AsO4 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ दिस आर नॉट इज अ नॉट ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ऑल लेविस बेसिस आर ऑल्सो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस, तो ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए ऑल लेविस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी बिल्कुल सही है कि लेविस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद देखिए ऑल ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड कंटेन हाइड्रोजन, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए ऑल लेविस बेसिस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कॉन्जुगेट बेस बताना है H3PO4 का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसका आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपको कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो इसमें सीधा सीधा आपको एक हाइड्रोजन कम कर देना है, H2PO4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद कॉन्जुगेट एसिड बताना है HSO4 का, इसमें सिंपली आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन जो है बढ़ा देना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए H2SO4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an acid is a substance that donate a proton to another substance while base is a substance that accept a proton, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी और डी क्या है, मिलता जुलता, बट ये क्या है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड कहते हैं, तो इसलिए हम इसे ये आंसर जो है सेलेक्ट करेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद बोला गया है रेन हैज़ अ pH ऑफ 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ POH, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था एसिड एंड बेस वाले में, कि इसमें क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे pH दिया हुआ है 6 तो POH कैसे निकालेंगे, क्योंकि pH और POH का जो सम होता है ये होता है 14 होता है, तो आप क्या करिए 14 में से 6 माइनस करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, आप आंसर क्या हो जाएगा 8 + 6 इज इक्वल्स टू 14, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सब्सटेंस इज कॉल्ड एन अर्हेनियस एसिड। अर्हेनियस एसिड क्या होता है, जो कि वाटर में ऐड करने के बाद H+ आयन जो है वो दे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा HBr, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एल्किल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये आपको बताना है सही है या नहीं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब कि अगर हम इसे किसी भी ग्रुप में जोड़ते हैं तो एल्किल ग्रुप क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो लाइन है ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि आप लोग का अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम इसी तरह से आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियो जो है वो लाएंगे।